Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोशल केस वर्क के अप्रोचेस के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो केस वर्क के फेजेस हैं, किस तरीके से केस वर्क कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से क्या प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, क्या टेक्निक्स यूज होते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फेजेस हैं उसमें पहला स्टेप आता है, आपका आता है इनटेक, फिर आता है स्टडी, फिर असेसमेंट या डायग्नोसिस फेज, उसके बाद आपका आता है ट्रीटमेंट, फिर आपका आता है इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग फेज, फिर आपका आता है फॉलोअप एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका है। इसको आप निमोनिक्स बना सकते हैं इस तरीके से कि आई स्टडी, आई से आपका इंटेक हो गया, स्टडी आपका समझ में आ ही रहा है, आई स्टडी असेसमेंट, और यहाँ पे टी का आप लोग ने सुना होगा, एग्जाम जो होता है टी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये निमोनिक्स बना के रख सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनटेक फेज़ में क्या होता है। तो इनटेक फेज़ जो होता है, ये जो पहला आप इंटरेक्शन करते हो क्लाइंट के साथ, है ना? आप वहाँ से मिलते हो क्लाइंट से और उसके साथ जो आपकी बातचीत होती है, जो एजेंसी होती है, उसका उसका जो रोल होता है वहाँ पे स्टार्ट होता है। शुरुआत में क्लाइंट आपके पास आता है और आप उसके से जो पहला आपका रैपिड बिल्डिंग होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, बातचीत होती है, एक रिलेशनशिप आप वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हो, आपका जो वर्कर और क्लाइंट का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे करते हैं शुरुआत में, और जो भी क्लाइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको उससे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या प्रॉब्लम है, और उस तरीके से फिर आप डील करते हो। उसके बाद आपका आता है स्टडी फेज। ये जो फेज होता है इसमें आप एक तरीके से आपने जब क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको अपनी प्रॉब्लम या कोई समस्या तब बताएगा जब वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा होगा, उसे ये फील हो रहा होगा कि आपके साथ जो वो साझा कर रहा है उसकी प्राइवेसी है ना? तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा। तो ये रिलेशनशिप बिल्ड होने के बाद जब आपका एक भरोसा हो जाता है क्लाइंट को आप पर, तो वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, जिसमें स्टडी फेज़ में अब आप उसके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे, उसके जो इन्वायरमेंट है ना? उसका सोशल या उसका पर्सनल जो फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है ना? उसको आप एग्ज़ामिन करते हो। आप उसके जो मेन प्रॉब्लम है, उसकी जो प्रॉब्लम ढेर सारी उसमें से आप देखते हो कि कौन-सी प्रॉब्लम जो है उसकी मेन प्रॉब्लम है। फिर ये सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम और इश्यू से रिलेटेड जब भी जो जितना भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो क्लाइंट से या उसके फैमिली मेंबर्स से या उसके जो आस-पास के लोग हैं, नेबरहुड है, जो भी है, तो उसके बाद आप एक अपना प्लान बनाओगे उस प्रॉब्लम को देखते हुए, है ना? आपने प्रॉब्लम का नेचर समझ लिया, उसके पीछे का कारण समझ लिया, उससे रिलेटेड जो भी परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं क्लाइंट के बिहेवियर में, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इकट्ठी कर ली। ठीक है? अब इससे रिलेटेड आप अपना प्लान तैयार करोगे, ठीक है? क्लाइंट के साथ मिल कर के। इसके बाद आपका आता है डायग्नोसिस फ़ेज़। डायग्नोसिस फ़ेज़ में अब आप पूरा डिटेल में इसको समझोगे, आपने सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा ले लिया है, अब उस पे काम आप करोगे। आप देखोगे कि भाई एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो क्लाइंट ने बहुत सारी बताई होंगी अपनी, है ना? उसने बोला होगा डिप्रेशन है या एंग्ज़ायटी है, जो भी है उसके साथ समस्या है, उसने वो बताया आपको। तो आप उसका एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम पता करोगे कि ठीक है, डिप्रेशन तो आपको लक्षण ऊपर से दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर की प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल इश्यू क्या है? तो क्वेश्चन आपका आएगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ठीक है? फिर हाउ हैज़ इट अराइज़न, मतलब कि ये कैसे अराइज़ हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि कोई भी समस्या इंसान के अंदर पहले से तो होगी नहीं। उसका ये किस तरीके से हुआ? क्या उसका करियर रिलेटेड कोई इश्यू है, या उसके पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड कोई इश्यू है, या उसको कोई फिज़िकल ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, सिकनेस, इलनेस की वजह से उसका ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये सारी चीज़ें आप पता करोगे। उसके बाद देखोगे आप कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, है ना? तो आपने प्रॉब्लम देखा, उसके पीछे का कारण देखा, ठीक है? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये देखा आपने। तो ये 3 चीज़ें आपकी स्टेप्स इसमें एक तरीके से आपका मतलब कि समझने के लिए आ जाएगा। फिर आप उसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्चुअल पिक्चर बनाओगे उस प्रॉब्लम के बारे में, और फिर उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है? क्या एक्शन्स आपको लेने हैं, क्या होगा आपका तरीका, ये उसके बारे में आप यहाँ पे देखोगे। और एक चीज़ जो है कि कुछ चीज़ें जो शामिल होती हैं इसमें, जो डायग्नोसिस आप करते हो, डायग्नोसिस में आप देखते हो कि जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है,
और क्लाइंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है ना, कि किस तरीके से वो समस्या जो है उस व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, उसके बिहेवियर यानी कि उसके व्यवहार में कैसे प्रभावित कर रही है ना, उसके आसपास के लोगों के साथ उसके व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित कर रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ समझोगे। फिर नेचर ऑफ द पर्सन हु इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम, यहाँ पे आप क्लाइंट की बात कर रहे हो कि जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। उसके साथ मतलब आप ये देखोगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी उसकी वीकनेस है जिसके कारण वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस रहा है, इस प्रॉब्लम में फंस रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेचर एंड पर्पज ऑफ एजेंसी एंड काइंड ऑफ हेल्प इट कैन बी अफोर्ड और मेक अवेलेबल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एजेंसी है उसका उद्देश्य क्या है, वो किस तरीके से सॉल्यूशन देता है, क्या किस प्रॉब्लम्स पे काम करता है ना, और क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है जो व्यक्ति है उसको। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको देखनी होगी कि ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई एजेंसी के पास वो ट्रीटमेंट जो चाहिए उस क्लाइंट को, जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, क्या वैसे एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके पास, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आप उसको रेफ़र करोगे जहाँ पे उसे बेटर ट्रीटमेंट मिल पाए, उसका सॉल्यूशन बेहतर ढंग से हो पाए। ठीक है, अब डायग्नोसिस जो है इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्नोसिस के कई टाइप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका टाइप है वो है डायनेमिक डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होगा आप उसका जो करंट वो होता है ना, करंट प्रॉब्लम, उसको आप समझते हो। ठीक है, इसमें करंट प्रॉब्लम मतलब जो उसकी समस्या अभी है। उसके बाद आपका आता है कि जो सोशल इन्वायरमेंट है क्लाइंट का और इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट इन द सेंस जो जिस व्यवस्थित जो वातावरण उसका है क्लाइंट का, उसकी फैमिली, उसका सोशल जो एक इन्वायरमेंट है ना, उसके आस पड़ोस के लोग, क्लाइंट है जो अगर वो एम्प्लॉय है कहीं का तो उसके वर्क प्लेस पे उसका क्या है, उसके फ्रेंड्स के साथ उसका क्या है, सारी चीज़ों के साथ मतलब आप उसका इन्वायरमेंट चेक करते हो कि क्या वहाँ के लोगों का क्या है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसके इस प्रॉब्लम में, या कैसे वो कैसे ड्राइव हो रहा है इन सब चीज़ों से। फिर आप ये भी देखते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है ना, फिर आपका आ सकता है फिजिकल या सोशल फैक्टर। फिजिकल मतलब कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है फिजिकली, कोई वो बीमारी या कुछ इससे ग्रसित तो नहीं है, इसके बारे में आप पता कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका ये डायनेमिक डायग्नोसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस आपका मेन फोकस करता है कि जो प्रॉब्लम है उसका नेचर क्या है ना। उसके बाद वो देखता है कि जो क्लाइंट का बिहेवियर है वो किस तरीके से कर रहा है, उसके साथ क्या मैल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है और माल फंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि यहाँ पे माल एडजस्टमेंट और माल फंक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से घुलने-मिलने में उसे समस्या आ रही है, खुद को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो फ़ंक्शन उसे करना चाहिए, जो उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उस तरीके से खुद को प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं, अपने जो जो भी उसका नेचर है, वो चीज़ वहाँ पे वो कर पा रहा है या नहीं, इसके बारे में ये बात करता है। इसके बाद आपका आता है इटोलॉजिकल डायग्नोसिस। इसमें आपका जो भी शुरुआत से लेकर जो लाइफ चल रही है उस व्यक्ति की, जो क्लाइंट है, उसके प्रॉब्लम को जानने में हेल्प करता है कि उसके ये जो प्रॉब्लम थी ये किस तरीके से अराइज हुए, कैसे ये शुरू हुआ है और अभी करंटली ये किस स्टेज पे है। तो ये आपका आ जाता है इटोलॉजिकल डायग्नोसिस में। इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करनी होती है डायग्नोसिस में। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेज होता है उसमें प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है, व्यक्ति का जो एक समस्याग्रस्त जो व्यवहार कर रहा है वो उस पे फोकस किया जाता है कि इसके व्यवहार में क्या क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमें पता है एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका व्यवहार अलग होगा और एक व्यक्ति जो कि किसी प्रॉब्लम समस्या से ग्रस्त है उसका व्यवहार अलग होगा, वो जो होगा नॉर्मल बिहेवियर नहीं करेगा। फिर आपका आता है क्लाइंट इन्वायरमेंट शुड बी स्टडीड। मतलब जो इन्वायरमेंट है क्लाइंट का, यहाँ पे इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, सेम जब भी इन्वायरमेंट की बात की जा रही है आप समझ जाइएगा, जो उसका फैमिली जो है, उसका नेबरहुड जो है ना। इसके अलावा उसका जो वर्क प्लेस है, मतलब एडल्ट है, चाहे अगर बच्चा होगा तो स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूल है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उसके आसपास के लोग किस तरीके के हैं, क्या वो उसे मोटिवेट करते हैं या कहीं ना कहीं वो
फैक्टर बन रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को क्रिएट करने में, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में स्टडी की जाती हैं जो इन्वायरमेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या चीज़ें होती है ना, जो व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है वो अपनी प्रॉब्लम पूरी तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। जैसे कोई बच्चा होगा तो वो नहीं बता पाएगा कई बार कि उसके साथ मेन उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ है जो उसे ट्रिगर कर रही है ना? तो ये सारी चीज़ें आप उसके इन्वायरमेंट की स्टडी करके ही पता कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है कि जो व्यक्ति है उसका जो बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स मतलब जिस तरीके का वो व्यवहार कर रहा होगा जो कि सामान्यतः समझा नहीं जा सकता है, उसको समझने के लिए वेरियस मेथड यूज करेंगे, है ना? आप इंटरव्यू, होम विजिट और बाकी चीज़ें करते हो, ठीक है? इसके बाद आपका आएगा जो डेटा है और जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम समराइज करते हैं जो मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए एक ट्रीटमेंट खोजने के लिए, है ना? एक ट्रीटमेंट क्या होगा उसके लिए, उसका मतलब किस तरीके से डील किया जाएगा उस प्रॉब्लम से। इसके लिए हम अपना जो भी डेटा हमें मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है क्लाइंट से, उसके बाकी जो कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स या उसके जो बाकी चीज़ें हैं डिटेल, वो उससे हम अपना एक ट्रीटमेंट प्लान करेंगे उसका जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? इसके बाद आता है कि सिलेक्टेड डेटा यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, जो भी है और जो भी हमने फाइनल किया है, अब उसके हिसाब से हम उसके प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे, ठीक है? इसके बाद जो स्टेज आता है डायग्नोसिस के बाद, वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं जो इंटरवेंशन होता है उसका ये लास्ट स्टेज होता है, ठीक है? क्योंकि हमने सब कुछ प्लान वगैरह बना लिया है, क्या मेथड यूज करेंगे, क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रीटमेंट जो होता है ये आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है? और ट्रीटमेंट जो होता है आपका, ये आपका एक डिस्क्राइब गोल होता है ना? जिसपे आप सारी चीज़ें अपनी बताते हो कि किस तरीके से आप क्या करने वाले हो क्लाइंट के साथ, और ये डिस्कस आप करोगे। ये सिर्फ वर्कर नहीं डिसाइड करेगा कि उसे किस तरीके का क्लाइंट को ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पे क्लाइंट भी इन्वॉल्व होगा, एक अग्रीमेंट होगा इनके बीच में, ठीक है? और कहा जाता है कि जो ये पूरी जो एक्टिविटीज होती हैं पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, ये हेल्प करती हैं क्लाइंट को, है ना? तो ट्रीटमेंट इस तरीके से देखा जाता है। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं आपके ट्रीटमेंट के, जैसे कि पहला है कि ये जो सोशल ब्रेकडाउन है, जो व्यक्ति है, क्योंकि सोशल ब्रेकडाउन है, वो सोसाइटी के साथ उस तरीके से खुद को परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, है ना? फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा, तो उसको प्रिवेंट करना, है ना? और जो उसकी प्रॉब्लम थी फंक्शनिंग की, सोशल फंक्शनिंग की, उसको वापस से फिट करना उसमें कि वो फंक्शन कर पाए। फिर आपका आता है कि क्लाइंट का जो स्ट्रेंथ है उसे फिर से इस्टेब्लिश करने में हेल्प करना, उसको कंजर्व करने में हेल्प करना कि उसकी जो खूबियाँ हैं वो उस पे ध्यान दे, फोकस करे और उसको यूज़ करे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर आपका आता है कि इंक्रीज़ कैपेसिटी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब कि जो व्यक्ति है वो अपने बारे में, व्यक्ति का मतलब यहाँ पे मेरा क्लाइंट से है। जो व्यक्ति है वो अपना जो भी ट्रीटमेंट लेना है, जो भी समस्या का समाधान करना है, वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, स्वनिर्धारण जो है वो खुद करे, है ना? कि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और किस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी। इसके बाद आता है कि क्लाइंट का सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है जब व्यक्ति समस्या में होता है तो वो सोसाइटी से कटने लगता है और खुद को एक तरीके से वो अलग पाता है, लोनलीनेस और ये सारी चीज़ें उसे समस्या दिखती हैं। तो ऐसे में लोगों को फिर से सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए हमें उसे सपोर्ट और मोटिवेट करना है और उस ट्रीटमेंट के थ्रू उसके अंदर ये बदलाव ले आना है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इसमें क्या करते हैं, हमने जो भी प्रोसेस किया है, ठीक है? पूरी प्रोसेस को हम क्लोजली एनालाइज करते हैं, ठीक है? आपका इनटेक से लेके ट्रीटमेंट तक, है ना? 4 स्टेज हमने किए, इनटेक, स्टडी और डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट। तो ये सारा का हमने एक बार एनालाइज किया, फिर देखेंगे कि क्या हमारा जो ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, तो हमारा मतलब ये कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट। अगर नहीं कर रहा है, कुछ बचा हुआ है, तो हम उसको इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, उस पे काम करेंगे, ठीक है? तो इवैल्यूएशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है टर्मिनेशन, जो छठवां स्टेज है, फेज़ भी कह सकते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रीटमेंट के थ्रू हमें इफ़ेक्ट दिखना चाहिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, क्या वो अचीव हो रहे हैं? क्या वो इफ़ेक्ट दिख रहा है? क्या जो क्लाइंट है उसके बिहेवियर में वो चेंजेस आ गए हैं? क्या अब जो क्लाइंट है वो बेटर फ़ील कर रहा है? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपना चेक करते हैं और उसके बाद म्यूचुअल कंसर्न के साथ जो एक डिसाइड करेगा वर्कर और क्लाइंट, उसके बाद देखेंगे कि हाँ, अगर हमारे को गोल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं तो हम इस स्टेज को कंप्लीट करते हुए
टर्मिनेट कर देंगे, ये हमारा जो पूरा प्रोसेस होगा। अगर नहीं होता है तो फिर वही इवैल्यूएशन वाली बात आती है, वो फिर आपका चलता रहेगा और जब तक उसे अचीव नहीं करते वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ था, हमने देख लिया इसके बारे में। कुछ 6 फेज़ थे। अब हम बात करते हैं सोशल केस वर्क के जो इंटरवेंशन है उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका टेक्निक है इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब आप जानते हो, हमने शुरू से पढ़ा है, जो केस वर्क का ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है। आप जो सोशल वर्कर होता है वो इंटरव्यू लेता है, जो आपका इंडिविजुअल जो क्लाइंट होगा है ना शुरुआत में। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप भाई इस तरीके से अपना रिलेशनशिप बिल्ड करो कि आगे वाला आपसे कंफर्टेबल फील करे, है ना। उसको कॉन्फिडेंस हो आप पर कि आप उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखेंगे और आप नॉन जजमेंटल होकर उसकी बातों को समझेंगे और उसको सपोर्ट और हेल्प करेंगे उसके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में हमें ध्यान देना होता है कि हमारे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो वो थोड़ा इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि आप एक केस वर्कर हैं, आप जाएंगे तो उसके लिए आप एक स्ट्रेंजर हैं, जो क्लाइंट है ना, उसके लिए आप नए व्यक्ति हैं। तो ऐसे में उसे समस्या हो सकती है कि भाई नए नए व्यक्ति को कैसे अपनी बातें बताएं, उसको एक है ना कि लैक ऑफ कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर। तो ये चीज़ें आप अच्छे से करो कि वो आपको खुलकर अपनी बातें बता सके। और क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछना है कि वो ऑफेंडेड ना हो क्लाइंट, वो आराम से अपनी बातों को रख सके। बहुत ध्यान रखना है आपको कैसे वर्ड्स आप यूज़ करते हो, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं क्लाइंट जो होते हैं हमारे, है ना, केस वर्क में। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछना है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद इसके कुछ प्रोसीजर हैं जिसको ध्यान में रखना है इंटरव्यू में। आपका एक होता है जो पहला कांटेक्ट आप इस्टेब्लिश करोगे, है ना, इनिशिएट करोगे, जाके बातचीत करोगे उससे नए तरीके से, क्योंकि आप मिल रहे हो एक व्यक्ति से। तो शुरुआत आपका कांटेक्ट जो होता है, फिर आप एक स्ट्रॉन्ग रैपिड बिल्डिंग अब रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो जो क्लाइंट होगा वो आपको अपनी बातें बताने में हेल्पफुल फील करेगा कि हाँ आप उसके सपोर्ट में हो। इसके बाद होता है कि जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो बेसिक से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके जो प्रॉब्लम है उसका जो सेंसिटिव मुद्दा है आप सीधे जाके उसी पे वार कर दो, जाके वही सवाल पूछ लो। कोई ऐसी सेंसिटिव कोई कोई इवेंट उसकी लाइफ में हुआ है, आप जाके उसी को पूछ दो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति ट्रिगर हो जाएगा पहले ही, उसकी प्रॉब्लम आप पहले ही पूछ दे रहे हो। नहीं, आपको इनिशियल बेसिक क्वेश्चन पूछना है कि क्या कैसे चल रहा है अभी आपके, क्या कर रहे हैं आजकल। आप नॉर्मल जो एक आप बातचीत का तरीका होता है उससे स्टार्ट करोगे, धीरे 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 करके आप कॉम्प्लेक्स, जब वो कंफर्ट फील कर लेगा व्यक्ति आपके साथ, तो आप कंफर्ट उसको फील करा के उसे लगेगा कि हाँ भाई मेरी बात कहीं और नहीं जाने वाली है, ये सब मेरे हेल्प के लिए ही है। तो वो धीरे धीरे करके आपको बहुत आराम से अपनी बातों को शेयर कर पाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पे तब जाते हैं टॉपिक पे, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। इसके बाद होता है कि जो रिलेवेंट मैटर है आपको उससे रिलेटेड जो भी कोई प्रीवियस इंटरव्यू इंटरेक्शंस हुए हैं उनको भी ध्यान में रखना है ना। उससे रिलेटेड ही डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं कि अभी कोई बात कर रहे हैं और फिर दूसरी बात पे एक बार में छलांग लगा दी। नहीं, आपको एक पैटर्न आपका होना चाहिए, कुछ भी कहीं से भी उठा के नहीं पूछना है। एक मैनर जो होता है उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपको हर जो क्वेरी है उसको एड्रेस करना है ना। हर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसके जो आंसर्स मिल रहे हैं उसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है या बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ दिखती हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझने के लिए होती हैं। जो इशू होता है ऊपर से बहुत हल्का फुल्का दिखता है, बट डीप में जाने पे पता चलता है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ऐसे में क्वेश्चंस को अच्छे से आप पूछिए, समझिए और मौका दीजिए क्लाइंट को खुलकर आपसे अपनी बातें शेयर करने का, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि आपका जो क्लाइंट है कंफर्ट में रहे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोसीजर होते हैं। इसके बाद आता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंटरव्यूइंग, मतलब इंटरव्यू के। सबसे पहले ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। आपको जो आपका क्लाइंट है उसके सामने इस तरीके से रहना है कि उसे ये फील हो कि हाँ आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, है ना, आप उसकी समस्या को समझ रहे हैं। तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको एक्चुअल में ये ध्यान में रखना भी है कि आप जो व्यक्ति अपने बारे में प्रॉब्लम बता रहा है, जो भी कह रहा है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए कि उसके पीछे का उसके नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कब अपनी बातें हाइड कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको उसके एक तरीके से आप जब उसका इंटरव्यू ले रहे होगे तो उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चलेगा। तो आपको हर एक मतलब कीन ऑब्जर्वेशन कहेंगे इसे, कि आपको ध्यान रखना है, छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए अंडरस्टैंड करना है। फिर आपका आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट है वो जो भी चीज़ें
उसकी होंगी, वो खुद से डिटरमाइन करे, स्व-निर्धारण करे कि उसे किस तरीके से बात करनी है, क्या कहना है, वो खुद आपसे ये सारी चीज़ें बोले, है ना? ऐसा ना हो कि आप उसको बता रहे हो, गाइड कर रहे हो कि हाँ, आपको ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना है। आप उनको एक डायरेक्शन दोगे बट उस तरीके से नहीं, आप उनके पास ऑप्शंस बताओगे किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं, अब वो उसमें से क्या राइट है उसके लिए, क्या बेस्ट है, वो खुद चूज़ करे। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का रूल आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आती है आपकी कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जो क्लाइंट है, उसका जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो और आप ऑप्शन दे रहे हो, उसमें से वो कोई एक ऑप्शन चूज़ कर ले रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भई, उसे आप दीजिए मौका कि वो खुद से अपनी चीज़ों को बताए और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उसका दिखना चाहिए। आप कुछ पूछ रहे हो, तो वो अपनी चीज़ें डिटेल में आपको शेयर करे, उस तरीके से आपको उसको एंगेज करना है। फिर आपका होता है क्वेश्चनिंग, इसमें आपका एक फ्रेम क्वेश्चन होना चाहिए, एक के बाद एक आपका क्वेश्चन जो आना चाहिए और पर्पसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहे हो क्योंकि एक इंटरव्यू ले रहे हो आप, ऐसा नहीं है। आपका उद्देश्य है उसकी समस्या को समझना, तो इसके लिए आप उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हो और उसको समाधान की तरफ प्रेरित करना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछिए कि वो जब क्वेश्चन को आंसर कर रहा हो, तो वो उस पे खुद से भी एक मेंटल स्ट्रेस, मतलब एक सोचे, उस पे सोचे-समझे, खुद से दिमाग यूज़ करे अपना, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है आपकी प्राइवेसी। प्राइवेसी का ध्यान में रखना है क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पर्सनल चीज़ें होंगी, जो सेंसिटिव चीज़ें होंगी, वो शेयर कर रहा होगा क्लाइंट आपके साथ, तो प्राइवेसी का ख्याल आपको रखना है। फिर लिसनिंग आपकी ज़रूरी है कि आपको एक कहते हैं ना कि आप एक पेशेंस लिसनर की तरह आपको रहना, वहाँ आपको धैर्य रखना है। व्यक्ति अपनी बातें कह रहा हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी उस टाइम पे कि ये तो मतलब इर्रेलेवेंट बातें कर रहा है या मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बातें कर रहा है, आपके लिए वो हो सकता है, बट वहाँ पे आपको इसका बहुत ख्याल रखना है। कई बार होता है कि पेशेंट जो आपके होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वो जल्दी नहीं खुलते हैं, अपनी बातों को नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है या फिर उसे स्ट्रेस नहीं देना है कि आप बता ही दो। उसे मौका दीजिए, वो जब फ़ील करेगा, कम्फ़र्ट फ़ील करेगा, वो आपके साथ शेयर करेगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, सिर्फ़ उसके वर्बल जो चीज़ें हैं उस पे ही नहीं, नॉन वर्बल जो वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका है क्लाइंट इंटरव्यूअर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इस तरीके से रहे कि आप उसके प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, ये उसे फ़ील होना चाहिए, कम्फ़र्ट फ़ील होना चाहिए कि हाँ, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आप जब दोगे क्लाइंट को, तो वो अपनी चीज़ें डिस्कस कर पाएगा। अगर वो ऐसा लगेगा उसे कि हाँ भाई, ये कोई अनजान व्यक्ति है और जो सिर्फ़ अपने प्रॉब्लम मतलब अपना एक ड्यूटी करने आया है, तो वो उस तरीके से आपको नहीं अपनी चीज़ें शेयर करेगा। तो उसको एक कम्फ़र्ट फ़ील करने दीजिए, एक कि वो अपनी बात को रख सके, अपने इमोशंस, थॉट जो उसके दिमाग में चल रहे हैं, उसको सुनिए ध्यान से, समझने की कोशिश करिए और उसको मौका दीजिए कि वो खुद बोले, ठीक है? इसके बाद इंटरव्यू ड्यूरेशन आपका कुछ एक लेंथ होता है इंटरव्यू का, इतने टाइम पे इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ ऐसा भी ना हो कि आपका इंटरव्यू लंबा चला जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब की बातें जा रही हैं, ऐसा भी नहीं है। स्पेसिफिक जो आपका है, उस हिसाब से उसको रखना है और बहुत अ, ऐसी बकवास चीज़ों को ऐड नहीं करना है जिसमें आपका टाइम किल हो। जो एक सही समय में जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको उसके अंतर्गत ले लेना है क्योंकि इसके बाद के भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अब ऐसा नहीं कि 25-30 दिन आप इंटरव्यू लेने बैठ गए हो, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका प्रिंसिपल्स हो गया। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इसमें क्या है कि इंटरव्यू के कुछ टाइप्स आपके होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, डेप्थ और मिक्स्ड इंटरव्यू हो गया, थेरेपेटिक इंटरव्यू हो गया। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आप अपने कुछ क्वेश्चंस, एक आपका जो फॉर्मेट होता है वो आप बना लेते हो, है ना? एक फिक्स्ड फॉर्मेट होगा आपका कि पहले हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बारे में डिटेल में पूछेंगे, फिर उसके घर से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, फिर उसके जॉब से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे। तो आपने एक फॉर्मेट बना के रखा है ना? कुछ उसके हॉबीज़ वगैरह जो भी चीज़ें होंगी आप उसको उस तरीके से पूछोगे। एक फॉर्मेट है आपके पास कि उससे आप उसका ह्यूमन नेचर, जो उस व्यक्ति का नेचर जो है क्लाइंट का, वो समझ सको, उसका बिहेवियर समझ सको, सारी चीज़ें ये आप समझने के लिए कर रहे हो। तो वहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हो, ठीक है? तो ये एक तरीका होता है। दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड तरीका होता है, इसमें कोई आपके पास फॉर्मेट नहीं होगा, एक आप ओपन कन्वर्सेशन रखते हो, है ना? जैसे कि काउंसलिंग सेशन वगैरह में आप जब देखोगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप देखोगे जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका केस वर्कर होता है, वो क्वेश्चंस पूछता है और वो छोड़ देता है कि क्लाइंट अपने हिसाब से जो चीज़ें वो फ़ील कर रहा है वो बताए। तो काउंसलिंग सेशन में आप देखोगे जो क्लाइंट्स होते हैं वो लंबी-लंबी बातें अपनी बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो
उससे एड ऑन जो भी उसे लगता है वो अपना शेयर करता है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसके बाद आता है डेप्थ और मिक्स्ड इंटरव्यू। इसमें ये आपका दोनों का कंबाइन होगा, स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और ये इन डेप्थ जो मतलब ऐसी जो समस्याएं होती हैं ना जो डीप बहुत डेप्थ में होती हैं, जो मतलब पास्ट लाइफ से जुड़ी कोई कोई घटना हुई या बचपन से रिलेटेड कोई घटना हुई तो उसका जो इम्पैक्ट व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है, या कोई ऐसी घटना होती है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है और उस व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसकी लाइफ में इस कारण से उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं जिसका इम्पैक्ट उससे लाइफ में बाद में आगे देखने को मिला है। तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल जो अधिकतर आप देखोगे जो इश्यूज होते हैं उनके असेसमेंट्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है, ताकि डेप्थ में चीज़ों को समझ सके। तो जहाँ पे ज़रूरत होगा वो एक इनिशियल जो ज़रूरत है स्ट्रक्चर इंटरव्यू के थ्रू हो गया, और उसके बाद जो क्वेश्चन जो काउंसलिंग से संबंधित चीज़ें हैं या डिटेल जिसमें चाहिए तो वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है थेरेपेटिक इंटरव्यू। थेरेपेटिक इंटरव्यू को हम रेमेडियल टेक्निक के तौर पे देखते हैं। ये क्या होता है, जो क्लाइंट की फीलिंग, एटीट्यूड, मतलब उसका जो बिहेवियर है और जो अपनी प्रॉब्लम को देखने का तरीका है या उस पे रिएक्ट करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, और उसका जो लोगों के प्रति जो उसका व्यवहार है ना? या सोसाइटी में उसे कोई काम करने में जो चैलेंजेस वो फ़ील कर रहा है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बेहतर तरीके से क्लाइंट समझ सके, अपनी अपनी जो फीलिंग्स है ना? एटीट्यूड अपना बिहेवियर वो समझ सके और खुद वो कैसे एक जो थेरेपी की तरफ है, एक मतलब कि एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सके। वो उस क्वेश्चंस ऐसे उसमें होते हैं इन्वॉल्व कि वो उस क्वेश्चन को आंसर करने के दौरान ही वो अपने मेन प्रॉब्लम को समझता है, उसके सॉल्यूशन की ओर खुद गाइड करता है, फिर मोटिवेट होता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये आपको साइकोथेरेपी वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो ये हमने 4 इंटरव्यू के टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो एक टेक्निक है होम विजिट। होम विजिट में क्या होता है, आप लोगों ने अगर अपने फील्ड वर्क के दौरान कभी होम विजिट किया होगा तो ये आपको देखने को मिलेगा। होम विजिट क्या होता है, जैसे कि आप सोशल वर्क का ये हमें पता है कि ये एक बहुत मेजर टेक्निक है जहाँ पे आपको जब क्लाइंट से जुड़ी हुई जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जब पता लगाना हो, है ना? जैसे क्लाइंट से कुछ चीज़ें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती हैं, लेकिन हम उसके जब इन्वॉल्वमेंट की स्टडी करनी होती है, उसके आस-पड़ोस के बारे में जानना होता है, तो ऐसे में हम होम विजिट का जो टेक्निक है यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसमें आपको कुछ चीज़ों का जैसे कि किस लिए आप जाओगे कहीं पे भी, क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, तो ये कुछ हमने इसमें यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। जैसे कि जब क्लाइंट से जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेने होते हैं, है ना? गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंड फैमिली पीरियड एक्चुअल विजिट, मतलब कि उसके बारे में पता करने के लिए आप उसके घर पे जा रहे हो, वहाँ से कुछ आपको एक्स्ट्रा जो डिटेल्स चाहिए होते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, तो आप यहाँ पे ये गैदर इकट्ठा करते हो उनसे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर इसमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब आप क्लाइंट के यहाँ जा रहे हो या उसके होम विजिट के लिए जा रहे हो तो आप उसको प्रीवियर इन्फॉर्मेशन कर दो। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से कहीं पे पहुँच जा रहे हो, तो आपको ये बताना होता है कि आप कब जा रहे हो, कितने क्या तारीख है, डेट वगैरह आप बता के जाओ, ऐसे अचानक से मत जाओ, ताकि ये उनका भाई उनकी प्राइवेसी और कंसर्न का भी आपको ध्यान रखना है कि वो अगर आपको कह रहे हैं कि हाँ आप आ सकते हैं तो आप जाइए, बिना मतलब कि आप बिना परमिशन के जाना सही नहीं होगा, ठीक है। ताकि वो रेडी हो अपनी चीज़ों को रखने के लिए और अनकंफर्टेबल फ़ील ना करे आपके अचानक दौरे से वहाँ पे। इसके अलावा आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप साथ में लेके जाइए, जिससे आप विज़िट के दौरान जो डिटेल्स हैं उसको रिकॉर्ड कर सकें अपने पास। आपके पास डॉक्यूमेंट करने के लिए होना चाहिए, तो गैजेट्स लाइक सेल फ़ोन, रिकॉर्डर, ईटीसी आपका है। फिर जब भी आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पे बात कर रहे हो कि क्लाइंट से या उसकी फैमिली से, तो आपको उनको ऐसा फ़ील नहीं कराना है कि आप उनका जाँच-पड़ताल करने आए हो। उनको ऐसा कम्फ़र्ट फ़ील हो कि हाँ, आप उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को सुनने आए हो, समझने आए हो, तो एक कम्फ़र्ट उनको आप वहाँ पे देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। हो सकता है वहाँ पे आपको अपोज़िट रिएक्शन भी मिले, तो वहाँ पे आपको पेशेंस के साथ रखना है, रहना है। ऐसा नहीं कि आप भी उस पे रिएक्ट करें, ठीक है? फिर आपको जो आपका क्लाइंट है, उसको बहुत एक्टिव और पेशेंस के साथ सुनिए, उसकी बातों को जानिए, समझिए, है ना? इसके अलावा जो आर्ग्यू वगैरह है अगर क्लाइंट कर रहा है तो उसको अवॉइड करिए, है ना? कोशिश करिए कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पे फ़ोकस करें, ना कि जो पुरानी जो उसके ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जिस पे वो आर्ग्यू कर रहा है या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वो दे रहा है, तो आपको वहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, शांति से बातों को समझना है और उसको बोलने दीजिए, मौका दीजिए, वो खुल के अपनी बातें रखेगा। धीरे-धीरे वो आप काउंसलिंग सेशंस के थ्रू वो सारी चीज़ें आपकी होती रहेंगी, ठीक।
ठीक है? इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो क्लाइंट का बॉडी लैंग्वेज है ना? आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर वो अपनी बात रख रहा है, कह रहा है और उस टाइम पे आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हो या आप बोर फ़ील कर रहे हो, तो ऐसे में वो अपनी बातों को रखने में असहज महसूस करेगा। और कई बार होता है कि क्लाइंट ऊपर से दिखाता बहुत अच्छा है कि मतलब कि वो कंफर्टेबल है, सब कुछ अपनी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है या कहीं न कहीं वो स्ट्रेस में है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये आपका होम विजिट हो गया। इसके बाद आता है आपका रेफरल। रेफरल टेक्निक ये होती है जब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जहाँ पे क्लाइंट को किसी और वर्कर के साथ आपको काम करने के लिए देना है। जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं जो आपके पास नहीं होती हैं, है ना? वहाँ पे अगर उसे एक्सपर्ट साइको थेरेपी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उस तरीके का जो उसका एक्सपर्ट है, आप उसके पास उसको भेजेंगे, जहाँ पे जो भी ज़रूरत होगी। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान में रखना है, केस को अच्छे से एनालाइज़ करना है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसको अच्छे से उसका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको अच्छे से डॉक्यूमेंटेड करिए, ठीक है? तो ये आपका हेल्पफुल होगा आगे वाले व्यक्ति के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें रखोगे और कुछ की कंपोनेंट्स होंगे रेफरल में जो आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने जो रेफरल दिया है उसके पीछे का कारण क्या है ना? और इसमें आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं रेफरल प्रोसेस से वो भी बता दीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ आपने बता दिया कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं या क्लाइंट के साथ जो नेगेटिव चीज़ें आपको दिख रही है आपने वो लिख दिया और पॉजिटिव वाली चीज़ें नहीं लिखी या सिर्फ़ पॉजिटिव ही लिख दिया, नेगेटिव ही नहीं लिखी। तो ये चीज़ें उसे पता होनी चाहिए आगे वाला व्यक्ति के पास जब कोई जा रहा है क्योंकि वो एक ट्रीटमेंट के थ्रू गुज़र रहा है जो आपका क्या कहते हैं क्लाइंट जो है, तो कुछ चीज़ें उसके साथ पहले से आपने कुछ इंटरवेंशंस किए होंगे, तो उसको जानते हुए जब आप ये चीज़ कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ें नोट डाउन करनी है सारी चीज़ें कि अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है, ताकि आगे वाले को हेल्प मिले, जो भी केस वर्कर होगा आगे जो इसके रिलेटेड जो भी काम करेगा, ठीक है? इसके बाद आपका आता है रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस कंसर्निंग द रेफरल मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि जो रेफरल जहाँ पे आप कर रहे होगे उनकी तरफ से हो सकते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको आप कोशिश करिएगा कि आप एक आंसर करके ही भेजिएगा ताकि उससे रिलेटेड अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है मान लीजिए आपके पास कोई नया ऐसा केस आ रहा है जिसको पहले कोई ट्रीटमेंट हो चुकी तो आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे तो वैसे सवाल आप सोचिए कि क्या सवाल हो सकते हैं और उससे रिलेटेड आप जो भी आंसर है वो उनको एक आप टेंटेटिव आंसर दे दीजिए ताकि उनके पास एक रहे। उसके बाद टैकलिंग एंजाइटी को टैकल करने में भी बहुत हेल्प करेगा ये अ, जो आपका केस वर्कर और क्लाइंट का है, ठीक है? फिर प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर ट्रांजिशन टू वर्क विथ न्यू केस वर्कर मतलब कि जो आपका क्लाइंट है उसको इस तरीके से आप प्रिपेयर कर दीजिए मतलब उसको इतना सहज महसूस करा दीजिए कि वो नए वर्कर के साथ जब केस वर्कर के साथ जुड़े तो वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, अनसेफ फील ना करे, उसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करिए, उसका माइंडसेट प्रिपेयर रहे कि वो नए जगह पे जाके उसे वो समस्या ना आए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रेफरल में आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन या इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसके फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है कि जो उसका फिजिकल और जो सोशल एस्पेक्ट है, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसको हम किस तरीके से बेहतर बना सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के बाद जब जो क्लाइंट आता है वापस, तो उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके नेबरहुड या वर्क प्लेस पे लोग उस तरीके से उसे पुराने तरीके से ही ट्रीट करते हैं या उसकी पुरानी प्रॉब्लम को लेके डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको लेके ब्लेम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको फैमिली के साथ एक अच्छे से एक डिस्कशन करना है, उनको बताना है कि किस तरीके से ध्यान रखना है कि ये जो एनवायरनमेंट है उसके लिए टॉक्सिक ना बने बल्कि हेल्पफुल बने। तो इसमें जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लेंगे मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट क्लाइंट है ना? उसे प्रॉब्लम रही है और वो रिकवर करके वापस से आ रहा है अपने घर में, तो ऐसा ना हो कि अब उसकी फैमिली मेंबर्स उसको उसी चीज़ को लेके ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुम तो ड्रग्स लेते थे, तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, ट्रीटमेंट तो करा के आ गए, फिर भी तुम्हारा देखना दोबारा ये हो जाएगा। तो ये क्या है वहाँ पे आप ट्रिगर कर रहे हो, आप उसको मेंटली डिस्टर्ब वहाँ वहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी उसका जो एक माहौल है वो अच्छा रहे। ऐसा ना हो कि वो प्रीवियस माहौल की तरह ही रहे जिसके कारण उसको सेम प्रॉब्लम फिर से अराइज़ होने की रहे या कोई नई प्रॉब्लम अराइज़ हो जाए। ठीक है? तो इस चीज़ का हम एनवायरमेंटल जो मॉडिफ़िकेशन है सोशल केस वर्क में इसको बहुत ध्यान में रखा जाता है। ठीक है? इसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टेक्निक जो है ये वाइटल रोल निभाता है मतलब कि ये एक मतलब चारों तरफ से ये इस तरीके से हेल्प करता है जो केस वर्कर है और क्लाइंट है कि उसके जो क्लाइंट है उसका जो हेल्दी रिलेशनशिप है अपने केस वर्कर के साथ वो डेवलप हो सके, उसकी फैमिली के साथ उसका डेवलप हो सके। मतलब कि जो आपका केस वर्कर होगा वो कैसे लोगों के साथ मिल-जुल के सारे काम करे जिससे कि उसका कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके से यूज़ करे कि उसका जो काम है वो आसान हो और
जो वो चाहता है रिजल्ट, जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाया है अपने पूरे ट्रीटमेंट के लिए, वो अचीव कर सके। तो ऐसे में कम्युनिकेशन अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि ये यहाँ पे सारा कुछ आप बातचीत करके ही करते हो, सारा काम आपका कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है ना? तो इसको बहुत अच्छा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ऐसे में जो वर्कर है उसके अंदर लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल का यहाँ क्या मतलब है कि केयरफुल तरीके से आप सुनो और अपना अटेंशन पे करो जो डिटेल्स हैं उस पे। कई बार होता है ना, हम ऊपरी-ऊपरी चीज़ों को पढ़ के जाते हैं, जैसे अभी आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाओगे, अगर आपने ऊपर-ऊपर पढ़ लिया चीज़ें, ठीक है, एक बार पढ़ लिया और चले गए एग्ज़ाम देने, आपका रिज़ल्ट कैसा होगा आपको पता है। लेकिन आप जब जो कीवर्ड्स हैं उसको अच्छे से समझोगे, जो बुक्स में लिखा गया है या जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, जब उस पे केयरफुली आप अटेंशन दोगे, तो आपको वो चीज़ें बेहतर समझ में आएँगी, और सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से पढ़ना और समझना अलग चीज़ है। तो वैसे ही यहाँ पे आप जब फ़ोकस करके सुनोगे, जो क्लाइंट क्या कह रहा है, उसके पीछे का उसका जो जो शब्द है उसको नहीं, उसके पीछे का भाव क्या है उसको समझोगे, तब आपका ये कहा जाएगा कि आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है और ये आपको हेल्प करेगी आपके पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जो आप क्लाइंट का करने वाले हो। ठीक है? इसके बाद होता है आपका गेटिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप जो ज़रूरत रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आप वही क्वेश्चन पूछोगे अपने क्लाइंट से, है ना? आस्क्ड को राइट क्वेश्चंस, तो आप सही क्वेश्चन पूछोगे जिससे आपको आंसर मिल सके, जो आपके प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है? उसकी जो समस्या है उससे रिलेटेड है। तो इसका ख़्याल बहुत रखना है आपको, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछना है, ठीक है? और उसके बाद आता है आपका नॉन वर्बल बिहेवियर, जैसे हमने कहा ना कि कई चीज़ें होती हैं जो एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी बातचीत में जो क्लाइंट होता है, तो ऐसे में उसका बॉडी लैंग्वेज या आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, आप बोल तो रहे हो कि हाँ हाँ मुझे, मैं आपका हेल्प करना, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, लेकिन आपके चेहरे पर लग रहा है कि आप बोर्डम जैसा फील कर रहे हो। तो ऐसे में क्लाइंट को भी आपके एक्सप्रेशंस और बाकी चीज़ों का पता चल सकता है, आपके एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज से वो समझ सकता है। तो इसमें आपको उसके एक्सप्रेशंस को भी पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, और आपका भी जो नॉन वर्बल बिहेवियर है उसको कंट्रोल में रखना है, ताकि इस तरीके से उसे फ़ील ना हो कि आप एहसान कर रहे हो या ऐसा कुछ। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और एक इंटरेस्ट आपका दिखना चाहिए क्लाइंट को कि हाँ, आप उसको सुन रहे हो, तभी वो अपनी चीज़ें खुलकर एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है? फिर आपका बिल्डिंग ट्रस्ट आता है, जिसमें आप उसको एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, जिससे उसे लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं इनके सामने मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ, ये मेरी बातें कहीं जाने वाली नहीं है, ये मेरे सॉल्यूशन में मेरी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके बाद है केस वर्क रिकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, केस वर्क, क्योंकि हमें पता है कि केस वर्क एक लंबा चलने वाला प्रोसेस होता है कि इंडिविजुअल्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके उसकी सारी जो डिटेल होती है लाइफ स्पैन से रिलेटेड, जो भी उसने जो उसका बचपन से लेके उस करंट सिचुएशन तक का है, सारी डिटेल्स उसमें होती हैं, तो उसको एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। कि ये ज़रूरी इसलिए है कि आप उसके प्रॉब्लम को भी समझ पाओगे, और अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई दूसरा व्यक्ति आता है उस केस पे काम करने के लिए, तो उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस क्लाइंट की क्या-क्या पास्ट हिस्ट्री रही है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हुआ है ना? ये सारी चीज़ें आपकी एक डिटेल में होनी चाहिए फ्यूचर हेल्प के लिए भी, और अपने एक आपका प्रोसीजर जो सही तरीके से हुआ है या नहीं, इसका भी ज्ञान आपको आपके रिकॉर्ड से ही पता चलता है, ठीक है? तो इसमें आप सारा जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फैक्चुअल जो अकाउंट्स होते हैं, वो उसमें सारी डिटेल्स आप अपना फैक्ट उसका जो बेस्ड होता है, सब कुछ डिटेल्स में रखते हो, ठीक है? इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग होता है, इसमें क्या होता है कि जो कन्वर्सेशन होता है, जो इंटरेक्शंस होते हैं, है ना? कन्वर्सेशन मतलब कि बातचीत आपकी होगी, इंटरेक्शन मतलब जो आप लोगों से अपना व्यवहार कर रहे हो, है ना? एक-दूसरे के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, और उससे रिलेटेड जो-जो आपने ट्रीटमेंट दी है, इंटरवेंशन मतलब आपने काउंसलिंग या जो भी चीज़ें की हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपकी केस वर्कर और क्लाइंट के बीच में जो हुआ है, उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और डिटेल में नोट डाउन करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल हम इसका लेंगे, जैसे कि कोई काउंसलिंग सेशन है, उसमें केस वर्कर ने जो भी चीज़ें नोट की होंगी, जो क्लाइंट का इमोशंस हैं, है ना? कि किस तरीके से क्लाइंट ने किसी क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड किया या किसी सिचुएशन पे कैसा रिस्पॉन्ड किया, क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ की गई हैं उसके क्लाइंट के ट्रीटमेंट में, ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस रिकॉर्डिंग में रखते हो, ठीक है? तो ये डिटेल्ड आपका होता है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक? तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर आपका आता है समरी रिकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, एक मतलब सारा जो जो प्रोसेस हुआ है उसको एक कॉन्साइज़, एक मतलब कि छोटे से एक समरी के रूप में आप नोट डाउन करते हो, जो इसमें जो आपकी मेन फ़ोकस जो की डेवलपमेंट होता है या कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप ध्यान में रख के उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है? पूरे प्रोसेस को आप यहाँ पे इस तरीके से, जो आपका ट्रीटमेंट रहा, उसका क्या रिज़ल्ट आया, सारी चीज़ें आप एक
छोटे से मतलब जो मेन आपका पॉइंट्स होगा ना, उसमें उसको डिटेल में आप उस मतलब पॉइंट्स में लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वर्बेटिम रिकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ जैसी बोली गई है वैसी ही एग्जैक्ट लिख दी गई है, मतलब वर्ड टू वर्ड जो भी चीज़ें थी आपने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अधिकतर आप देखोगे कोर्ट वगैरह में जो लीगल केसेस होते हैं वहाँ पे वर्ड टू वर्ड जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक होता है। इसके बाद आता है आपका नॉन वेबकम रिकॉर्डिंग या नैरेटिव रिकॉर्डिंग। नैरेटिव शब्द से आप समझ पा रहे होगी, मतलब एक कहानी के तौर पे किसी चीज़ को आप नरेट कर रहे हो, बता रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्रिहेंसिव तरीके से आप उसको, जो क्लाइंट की सिचुएशन है, जो आपका प्रोसेस है, और उस दौरान जो आपने चैलेंज फेस किया हो या क्लाइंट ने चैलेंज फेस किया हो, उस पूरी प्रोग्रेस को आप एक नरेट कर दोगे, है ना। इसमें कोई एक जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिखोगे, बट एक मतलब जैसे कि आप देखते हो कहीं मैगजीन वगैरह में कुछ आर्टिकल्स वगैरह निकलते हैं नहीं, स्टोरी टाइप का, तो वैसे ही आप उसको लिख दोगे कि आपका एक पूरा इस जो ट्रीटमेंट था इस दौरान आपका पूरा क्या एक समझ रही, क्या अंडरस्टैंडिंग रही, उसको पूरी समझ को एक समराइज करके आप लिख दोगे, जैसे क्लाइंट की लाइफ स्टोरी टाइप का कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, एक नरेटिव फॉर्मेट में। तो ये आपका हो जाएगा केस वर्क रिकॉर्डिंग। इसके बाद आपका ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको रिकॉर्डिंग में हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे इसमें आपका आ जाएगा कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि क्लाइंट और वर्कर से रिलेटेड है, उसको आपको यहाँ पे जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अननेसेसरी चीज़ें इसमें मत लिखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी जो है रिकॉर्ड में वो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि भ्रम पैदा होगा या बाकी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी। तो जो जेन्युइन फैक्ट है आपको जो मिल रहा है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और जो आपका डेटा होगा वो अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से आप कुछ फील कर रहे हो तो आप उसमें ऐड ऑन कर दो, नहीं, मतलब अपने पर्सनल उसमें बायसनेस नहीं जानी चाहिए। जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो उसी हिसाब से लिखिएगा। और जो उस दौरान उस ट्रीटमेंट में जो एप्लीकेशंस आपने लगाए हैं, मतलब जो भी ट्रीटमेंट किया है, जो भी चीज़ें आपने यूज की हैं, टेक्निक्स यूज किए, वो वैसे ही लिखना है। कुछ भी अपने मन से मॉडिफाई करके नहीं लिखना है, क्योंकि इस तरीके से आप मैनिपुलेट करोगे उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और आपका जो भी डेटा है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। आपका सिंपल वो डेटा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कन्फ्यूजन पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट कुछ और कर रहे हो और आपने वहाँ पे ऐड ऑन, क्योंकि आपको बेहतर दिखाना है इसलिए कुछ ऐड ऑन कर दें, या कुछ आपको दिखाना है कि हाँ ट्रीटमेंट हो गया और सारी चीज़ अच्छी होगी तो उसमें मैनिपुलेट कर दो। या कभी कभार गलती से अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है तो उसका भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे मिस्टेक्स ना करें। और आपका प्रोवाइड जो होना चाहिए, जो रिपोर्ट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन में कुछ मिसलीडिंग चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है वैसा उसको लिखें, ताकि जो आपका रीडर है जो उसको पढ़ रहा होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, उसे सारी चीज़ें क्लियर और स्पेसिफिक जो चीज़ होनी चाहिए वही मिले, अननेसेसरी चीज़ें ना मिलें। तो ये चीज़ आपको रिकॉर्डिंग के दौरान ध्यान में रखना होता है। तो आज हमने बात कर लिया जो केस वर्क से रिलेटेड प्रिंसिपल, जो केस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड थे, आपके जो टेक्निक्स इसमें हमने आज डिस्कस कर लिया सब कुछ। और आगे की वीडियो में हम ग्रुप वर्क से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो इस वीडियो में, आपको पढ़ते टाइम कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आई हैं, तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।